जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का। आज हम चर्चा करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत ही हॉट इशू हमारे देश में अभी चल रहा है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने वाला है हमारे देश में। लागू होना इन द सेंस अभी इस पर चर्चा होगी, उसके बाद इसमें प्रस्ताव पेश किया जाएगा संसद में। मतलब कई सारे इसमें स्टेप्स हैं, बट ये क्या है, कैसे लागू होगा, क्या क्या संविधान में हमें बदलाव करने पड़ेंगे और क्या सरकार पहले से इस पे काम कर रही है, क्या क्या किया है, पहले कैसे होता था, उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, पहले तो हम ये जान लेते हैं ये होता क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन होता है, जैसे हमारे देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो पहला आम चुनाव हमारे हुए थे 1952 ईस्वी में। तो 1952, 1957, 1962, 1967, यहाँ तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। आज कांग्रेस मना कर रही है ये गलत है, ये नहीं हो सकता है, यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं वो नहीं उठ पाएंगे। परंतु उसको ये याद रखना चाहिए कि जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जब सरकार थी तो वन नेशन वन इलेक्शन ही चलता था। एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। तो यही वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा और विधानसभा, इनका चुनाव जो है अलग अलग ना होकर एक साथ ही हो पूरे देश में। अभी क्या होता है कि अभी चुनाव जो है हर हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं। तो अभी हमको ये लागू करना है कि राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, पर अब इसको पूरे देश में एक साथ ही चुनाव हों, तो इसी को हम वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है। तो पहले एक साथ अगर चुनाव होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर अलग अलग हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम सब जानते हैं। देखो, अलग अलग अगर चुनाव होता है तो जैसे अभी हो रहा है आजकल, तो इसमें क्या है कि एक तो पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और जब इलेक्शन होता है उससे पहले आचार संहिता लागू कर दी जाती है। अब आचार संहिता लागू हो जाती है तो कई सारे डेवलपमेंट कार्य भी रुक जाते हैं, क्योंकि आचार संहिता, देखो पहले चर्चा करते हैं आचार संहिता क्या है, इसके बारे में जान लो। आचार संहिता क्या है कि चुनाव जब होता है, चुनाव की घोषणा होती है, उसके साथ ही ये क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रोटोकॉल्स हैं, इनको हर राज्य को फॉलो करना पड़ेगा। और उस राज्य की जो प्रशासन है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन के अंडर आते ही आचार संहिता लगा दी जाती है। और आचार संहिता चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। उसके बाद जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक आचार संहिता लागू रहती है। तो यही आचार संहिता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी कन्वेंशन नहीं कर सकता है, कोई भी पार्टी जो है नई योजनाएं शुरू नहीं कर सकता है। तो ऐसे कई सारे हैं, कोई भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ये सब आचार संहिता कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो इस पर हम आचार संहिता का एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो अभी यही जान लो कि प्रशासन जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाएगा। ठीक है। तो आचार संहिता जब लगती है तो कोई भी कार्य अगर चल रहा है, डेवलपमेंट कार्य, तो वो भी बंद हो जाता है उस समय तक, जब तक आचार संहिता लगी रहती है। तो दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया था कि अगर हमारे जो वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया, अगर दोनों लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो हैं अगर एक साथ होने लगे, तो हमारे करोड़ों रुपए बच जाएंगे और वो करोड़ों रुपए हमारे देश के विकास में यूज हो सकते हैं। अगर हम आपको बताएं कि इनका खर्चा कितना हुआ था पहले और अभी कितना अंतर है, तो आप लोग चौंक जाएंगे। ये रिपोर्ट ऑलरेडी आई हुई है। 1952 में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लगभग 10.5 करोड़ रुपए का ही खर्चा आया था टोटल। और अभी क्या है, 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें तुम आप लोग समझो 3,870 करोड़। समझ रहे हो। 1952 में जब चुनाव हुआ था तब क्या था, 10.5, मतलब 10.5 करोड़ ओनली खर्चा हुआ था। 2014 में 3,870 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था। कितना अंतर है, समझ सकते हो कितना गुना होगा। और यही अगर 2019 के बारे में सुनोगे तो आप लोगों के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी, इतना अंतर है। 2019 में 60,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट आया था लोकसभा इलेक्शन में, 60,000 करोड़। 2014 में 3,870 और 2019 में 60,000 करोड़, और वही 1952 में ओनली 10.5 करोड़। इतना अंतर है। अब यही 60,000 करोड़ अगर देश के विकास में लगे तो कितना अंतर
और राज्यसभा में चुनाव चलते ही रहते हैं, उसके बाद पंचायती चुनाव चलते ही रहते हैं, कभी नगर पालिका के चुनाव चलते ही रहते हैं। तो मतलब हर देश में हर समय कहीं न कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं। तो अगर एक साथ इनका चुनाव होने लगेगा तो फिर बहुत सारा पैसा बच जाएगा। एक बार चुनाव हो गया और सारी ईवीएम मशीनें लगा के बंद करके रख दें। ईवीएम मशीन के बारे में भी आगे बताएंगे। तो ये है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकार ने वन नेशन और वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में अब तक क्या क्या किया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखो, जब मई 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई थी, उसके कुछ समय बाद ही देश में एक चुनाव एक देश के लेकर बहस शुरू हो गई थी। ठीक है, तो 2014 से ही ये चल रहा है। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी वन नेशन वन इलेक्शन की। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें रिपोर्ट में ऑलरेडी इन्होंने बताया था कि इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं अगर एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो। और बार बार आचार संहिता लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। अगर नहीं लगेगी तो बार बार देखो, बार बार इलेक्शन होगा तो बार आचार संहिता लगेगी तो जो भी काम चल रहा होगा वो रुक जाएगा। 2015 में सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। तो पीएम मोदी ने फिर जून 2019 में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों को इस मामले में विचार करने के लिए बैठक बुलाई थी। लेकिन तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता जो रविशंकर प्रसाद थे, इन्होंने कहा था कि देश में हर महीने चुनाव होते ही रहते हैं और उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। आचार संहिता लगने से कई सारे प्रशासन काम भी रुक जाते हैं। लेकिन उस समय पे कई सारी पार्टियों ने विरोध दर्ज कराया था। तो इसमें क्या हुआ कि पूरा अच्छे से इसमें कुछ भी मसला हल नहीं हुआ था, ना ही कोई निष्कर्ष निकला था। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील विराग गुप्ता थे, उन्होंने भी वित्त आयोग के थे ये, तो इन्होंने भी इस पर बताया था कि संशोधन के विवरण के साथ अगर अप्रैल 2018 में पब्लिक नोटिस जारी किया जाता है तो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर संविधान के आर्टिकल 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है। तो ये तो है, अगर आपका वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे तो आधे से ज़्यादा राज्यों का भी सहमति लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बिल पास नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 328 हमारा इलेक्शन कमीशन का जो भाग है उसमें आता है। तो हम इसका जब इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें क्या है, आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन, इसमें भी 50% ज़्यादा राज्यों की अनुमति की जरूरत होती है। ठीक है, तो एक देश एक चुनाव के तहत हर राज्य की विधानसभा का अधिकार और कार्यक्षेत्र प्रभावित होंगे ही, क्योंकि कई सारी जो विधानसभाएं हैं उनमें क्या है कि अभी चुनाव कई सारी विधानसभा में हुए होंगे, कई सारी विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ होते ही हैं, जैसे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, और कई सारी का अब ये मान लो लोकसभा का अगर अभी कराया इस साल तो कई सारे का किसी का 4 साल हुआ होगा, किसी का 3 साल हुआ होगा। तो ये भी प्रॉब्लम आएगा कि विधानसभाओं को कैसे भंग किया जाए, क्या है। तो बहुत सारे संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। तो संविधान में कौन कौन सा संशोधन होगा पहले वही देख लेते हैं। ये देखो है ये संविधान, एक मिनट, संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में करना पड़ेगा। एक तो आर्टिकल हो गया 83, ठीक है, इसमें संशोधन होगा। एक आर्टिकल 85 हो गया, ठीक है। एक हो गया आर्टिकल 172, एक हो गया आर्टिकल 174, एक हो गया आर्टिकल 356। तो इसमें आर्टिकल 83 में क्या है, संसद के जो सदन है उनकी अवधि, मतलब लोकसभा की अवधि है, उस पर भी असर पड़ेगा, ठीक है। और 85 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है तो उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 172 में जो विधानमंडल है इनकी अवधि के बारे में दिया गया, तो इसमें विधानसभा की अवधि में कई सारी विधानसभाओं में पहले ही भंग करना पड़ेगा और कई साली को एक्स्ट्रा मतलब आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सभी का एक साथ नहीं कराया जा सकता स्टार्टिंग में। तो क्या है कि 2 चरण में कराया जा सकता है। जैसे अभी लोकसभा के एक चुनाव होने वाले हैं अगली साल मार्च में 2024 में, तो इसको कुछ विधानसभाओं का प्रीपोन करके मतलब विधानसभा को भंग करके प्रीपोन करके लोकसभा के साथ कराया जा सकता है। और जिसमें ज़्यादा टाइम बाकी है, किसी का मान लो 1 ही साल हुआ है, तो उसको 4 साल बाद, तो जब लोकसभा का चुनाव आएगा नेक्स्ट 2029 में, तो 2029 किसी का अगर 2028 में ख़त्म हो रहा है तो उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं। ये भी आर्टिकल में है। तो ऐसे करके 2 चरण में कराया जा सकता है, एक साथ तो नहीं होगा। तो ऐसे कई सारे इन आर्टिकल्स में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। और राजनीतिक दलों की सहमत होना भी ज़रूरी है। अगर इसमें आम सहमति जरूरी, मतलब आम सहमति अगर नहीं मिलेगी तो केंद्र को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और इसमें क्या है,
जब एक साथ चुनाव होगा कई सारी ईवीएम मशीनों की भी जरूरत पड़ेगी। तो ईवीएम मशीनें कौन कौन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है और पेपर ट्रोल मशीन, इन दोनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी सभी का एक साथ नहीं होता है, कम मशीनों में ही काम चल जाता है। और ईवीएम मशीन में क्या है कि ईवीएम मशीन ओनली 15 साल तक ही आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक खर्चा बढ़ जाएगा। ईवीएम मशीन का उतना ज़्यादा खर्च नहीं बढ़ेगा, लेकिन खर्चा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि अगर 5 साल में एक ही बार एक चुनाव होगा तो ईवीएम मशीन ओनली 3 बार ही यूज होगा, क्योंकि 15 साल ही इनको यूज कर सकते हैं, उसके बाद इनको यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम है। तो ईवीएम मशीन का खर्चा बढ़ जाएगा और ईवीएम मशीन एक्स्ट्रा बनानी भी पड़ेंगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो और इसमें जो आर्टिकल में जो भी संविधान में संशोधन होंगे इसमें भी है। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। अब ये विशेष सत्र बुलाना क्या होता है, जब हमारे देखो हमारे क्या होता है, संसद में 3 ही सत्र चलते हैं। एक तो बजट सत्र जो शुरू में ही शुरू होता है, और उसके बाद आता है हमारा मानसून सत्र, और उसके बाद आता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, शीतकालीन सत्र। तो अगर इन सत्रों के बीच में अगर कोई जैसे सत्र कंप्लीट हो गया है और नया सत्र आने वाला है, तो उसके बीच में अगर कुछ ऐसा करना पड़े तो विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। तो अब वो भी कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। तो उस विशेष सत्र को बुलाया है 18 से 22 सितंबर में। देखो ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये सब पहले हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पहले हो रहा है, मतलब पहली बार ही हो रहा है तो लोग बस चिल्लाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। ये पहले भी हो चुका है। जैसे अभी 2017 में ही जीएसटी पे चर्चा चल रही, सत्र कंप्लीट हुआ था, तो रात के 12 बजे सत्र को बुलाया गया था और जीएसटी पे चर्चा कंप्लीट की थी। ये इधर देखो मेंशन भी किया है, जून 2017 में मोदी सरकार कार्य के दौरान पहले भी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया चल रही थी। तो अभी 18 से 22 सितंबर में, लेकिन अभी एजेंडा इन्होंने गुप्त रखा है, ये नहीं बताया है किस लिए बुलाया है। तो हो सकता है इसके लिए बुलाया है, हो सकता है और भी कई सारे मुद्दे चल रहे हैं उन पे बुलाया हो। तो विशेष सत्र बुलाएगा, इसलिए और ज़्यादा सब लोग चिल्ला रहे हैं। और जब चुनाव होगा एक साथ तो बहुत सारे राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों को चुनाव अभियान की काफ़ी बचत भी होगी। उसके बाद चुनाव के समय अतिरिक्त मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी, तो वो तो मैनेज हो जाएगा, हमारे पास काफ़ी फोर्स है, उसकी टेंशन नहीं है। तो अधिकारियों ने बताया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के कारण आचार संहिता लंबे समय तक लागू रहती है, जिससे विकास कार्यों में बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो इस पर ऑलरेडी हमने चर्चा कर ही ली है। और लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाना, लोकसभा के कार्यकाल को कम करना, लोकसभा भंग करना, ये भी पहले हो चुका है। देखो जब इमरजेंसी लगी थी तो 1975 में इमरजेंसी लगने से 10 महीने का लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। ठीक है, और लोकसभा पहले भी भंग की जा सकती है, ये भी पहले 6 बार हो चुका है, 6 बार लोकसभा पहले भंग हो चुकी है। तो विधानसभा में पहले भी बंद हो सकती है, उसका कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये संविधान के आर्टिकल 172 में ऑलरेडी मैंने बताया ना, इसमें संशोधन करना ही पड़ेगा। आर्टिकल 172 में क्या है, राज्य के विधानमंडलों की अवधि के बारे में चर्चा की गई है। और आर्टिकल 83 में लोकसभा के मतलब संसद के जो सदन हैं उनकी अवधि, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदन की अवधि के बारे में दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर समय कोई कहीं ना कहीं इलेक्शन चलता ही रहता है, जिस वजह से राष्ट्रीय जो विकास का काम है वो बहुत ही ज़्यादा, इस पर असर, बहुत ही गलत असर पड़ता है और ये सही समय पे काम नहीं हो पाता है। तो अगर ये एक साथ हो जाएगा तो काफ़ी पैसे की बचत होगी और वो पैसा देश के विकास में यूज होगा। तो मेरा तो पॉइंट ये होना चाहिए। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बाकी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जो शिक्षित है वही सक्सेस है। सबसे यही एक मुद्दा हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखो, जो शिक्षित है वही सक्सेस है। दैट्स इट। धन्यवाद।